11 12 का सिलेबस जो है, अगर आप एनसीईआरटी देखें तो एक प्रॉपर है सिलेबस जो एकदम बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं टॉप लेवल की आईआईटी वगैरह की, या फिर जो जेई वगैरह हैं, तो वो थोड़ा सा आप में कुछ अलग खोजते हैं। वो आपको थोड़ा सा अलग होना चाहिए, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए 11 12 को लेकर के, या फिर उसके आगे की ओर जा रहे हैं इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की ओर। तो आपका ठीक है 11 12 हैं, बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं बोला कि वो थोड़ा सा अलग है। आपका थोड़ा सा टारगेट होना चाहिए कि आई हैव टू क्रैक। और स्टार्टिंग में जो हो गया मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो आपको बेसिकली पकड़ना पड़ेगा कि कौन से पार्ट आपके क्वेश्चन लग रहे हैं और कौन से पार्ट आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके लग रहे हैं आप उस पर ज़्यादा इंपसाइज ना करके उस पार्ट को भी पकड़े जिनको कि आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम कोमल सिंह है और मैं आज आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर अजय कुमार फ्रॉम पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो सर, हम्म। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपके प्राइमरी स्कूल से लेके आपकी डिग्री, उसके बाद अभी कॉरपोरेट इंडस्ट्री में। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आपने इस चैनल के लिए बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी मैं देखता हूँ अपने प्राइमरी टाइम या फिर स्कूल का एजुकेशन के टाइम पे, हॉस्टल में था। शायद कुछ ऐसे कारण थे कि मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा था। उसके बाद नवोदय में गया, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट का एक स्कूल है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक होता है। और उसके एंट्रेंस थोड़ा सा टफ होते थे, उसमें भी होते थे, अभी तो और टफ हो गए हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जो एक माहौल मिला, वो मुझे लगता है कि वो आपको एक लाइफ टाइम के लिए एक ह्यूज एक्सपीरियंस टाइप का होता है। कि कैसे आप लाइफ में, अगर आपको रिसोर्सेज कम हैं, तो आप कैसे उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, या फिर लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजिंग आएंगे तो आप कैसे उसको सोल्व करोगे। वहाँ पे जो टीचर थे, मीन्स इंडिया के सबसे टॉप टीचर में थे, जिनका गाइडलाइन मिला मुझे और मेरे बैचमेट और सारे दोस्त लोग। और फिर जब मैं वहाँ से निकला तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में आया, और मुझे उत्तराखंड में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की मिला, वहाँ के सबसे टॉप कॉलेज में जो आता था। वहाँ से मैंने 2007-11 में मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मैं टीचिंग में गया, और थोड़ा सा टीचिंग की ओर प्रॉपर स्टार्टिंग में टीचिंग का तो ऐसा प्लानिंग नहीं था, लेकिन जब टीचिंग फील्ड में गया तो मुझे थोड़ा सा उसके ओर झुकाव होने लगा। मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना और उनको वो चीज़ बताना, जिससे कि जैसे कि मैं अपने कॉलेज टाइम में जो तरह से एक मार्गदर्शन उनको करना। फिर मैं 17 से 19 में एमटेक किया गेट के थ्रू। और फिर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस्टिजियस नेशनल डॉक्टर फेलोशिप मिला पीएचडी करने के लिए। और रिसेंटली 2023 में ही 19 to 23 मेरा पीएचडी था, और अगस्त में मैं अवार्डेड हुआ पीएचडी। इसी के 2 मंथ पहले ही मेरी ज्वाइनिंग जून मंथ में बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम ली गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। वहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट मिला हुआ है। और अभी मैं पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कार्यरत हूँ। सर, आपने जैसे कि अपने ग्रेजुएशन के लिए बीटेक चुना, तो उसका कोई मतलब आपको उसी में क्यों इंटरेस्ट था कि मतलब बीटेक ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली मैं अगर बात करूँ 2007 का, 7 6 5 का और 8 का, वो जो ड्यूरेशन था वो बेसिकली इंजीनियरिंग की ओर ज़्यादा झुकाव आ रहे थे। या फिर थोड़ा सा साइंस के तरफ मैं अट्रैक्ट था। साइंस का थ्रू से मुझे अच्छा लगा था। हमारे जो फैकल्टी थे, उन्होंने साइंस को कुछ इस तरह से पढ़ाया था कि साइंस अच्छा लगता था। और मुझे ऐसा लगता था कि साइंस में कुछ और अच्छा किया जा सकता है। तो इस तरह से साइंस में था, और उसके थ्रू मैं इंजीनियरिंग फील्ड में गया। इंजीनियरिंग और दोस्त दोस्त भी, और उस तरह से जो भी लोगों ने मोटिवेट किया, तो उस तरह से मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में प्रॉपर आया था मैं। सर, जैसे कि आपके इनिशियल स्टेज पढ़ाई के टाइम पे, तो आपको उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुए? क्योंकि तब के टाइम पे बिहार उतना, मतलब हाँ, बिहार अभी डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा वहां पे दिक्कतें हैं। नहीं, एक्चुअली जहाँ पे मैं नवोदय में गया था, तो वहाँ पे आप किसी कोई भी नवोदय हो तो वहाँ से जो भी फैकल्टी आते हैं, वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टी होते हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला था, और जो लोगों के साथ दिक्कत होता है वो हम लोगों के साथ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन के लिए, खासकर इंजीनियरिंग की मैं बात बोल रहा हूँ, जब मैं बाहर गया तो कुछ कुछ चीज़ की प्रॉब्लम आई थी, जैसे फ्लुएंसी को लेकर के, या फिर अपने बात को रखने को लेकर के, ये सब चीज़ें आई। और
वो फिर वो चीज़ मैं अभी देखता हूँ कि वो बच्चों में आती है। तो जिस तरह से हमने उसे थोड़ा सा ज़्यादा झेला है, तो अभी जो प्लानिंग है मेरा, खास करके जो है मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं उनको अभी से ग्रूमिंग करता हूँ, ताकि वो जब वो कभी किसी कंपनी में जाए, किसी एमएनसी में जाए, तो उनको ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्रॉब्लम जो होती है, हाँ, आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो इस पे आप मीन्स विजय पा सकते हो। सर आपने मतलब अपने एग्जाम्स के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे जो आपका एग्जाम होता था या फिर जब आप नवोदय में पढ़ते थे, तब आपके जो एग्जाम्स होते थे तब आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते थे अपने पढ़ाई के लिए? किस तरीके से आप ऐसा शेड्यूल अपना क्रिएट करते थे जिसके वजह से आप अपने एग्जाम्स में बहुत बेस्ट परफॉर्म कर पाते थे? अ, मैं ऐसे क्लास का टॉपर में तो नहीं था, लेकिन जहाँ पे भी मैं नवोदय में था या फिर उसके आगे भी, तो वहाँ पे मैं देखता था कि जो खास करके जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो प्रोफेसर और टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारे पास बहुत सारे, हमने अलग अलग ऑप्शन कर रखे हैं कि गूगल से पूछ लेना है, यूट्यूब से पूछ लेना है, और जो मेन चीज़ है हम बेसिक की ओर छोड़ दे रहे हैं। जैसे बेसिक की ओर है, जो क्लास में प्रोफेसर हैं, क्लास में जो टीचर हैं, वो जो बता रहे हैं, उनकी अलग बात होती है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे टाइम में या तो ये फैसिलिटी नहीं थी, इसके कारण मुझे फायदा मिला। तो क्लास में जो प्रॉपर आपको बताया गया प्रोफेसर से, वो हम लोग देखते थे, और साथ में अ, हमारे जैसे ग्रुप स्टडी होती थी, या फिर जो शाम का टाइम था वो फिक्स था कि इतने टाइम आपको पढ़ना है। और मैं कोशिश करता था कि लेट नाइट पढ़ाई ना करूं, और वो जो मॉर्निंग का टाइम है उससे यूटिलाइज करूं। जो कि अभी मैं बच्चों से जब मिलता हूं तो वो बताते हैं कि सर मैं बेसिकली 3 बजे सोया था। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, वो रात जो बनी उसका अपना एक टाइम है। आपके पास जो एनर्जी लेवल है वो किस टाइम पे ज़्यादा, आप उसे यूटिलाइज करो। मॉर्निंग के टाइम पे जो आपके एनर्जी लेवल होते हैं उसको आप कोशिश करना और बढ़ाना है, और प्रॉपर तरीका आप वो दो, और जो क्लास में जो आप थ्रू गो थ्रू करो, जिन्होंने वो जैसे बताया है उसको आप फॉलो अप करो। यस सर। सर बेसिकली आपके टाइम पे एक टीचर का मेंटरशिप जो आपको मिला, उसने आपके जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है। यस मैडम, यस, श्योर श्योर। जो भी हमारे समय उसमें जो टीचर थे, उन्होंने मीन्स हमारे पास ऑप्शन कम थे, या फिर जो बोला जाए, स्कूलिंग के टाइम की मैं बात बोल रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में आया तो वो तो खैर अभी कुछ दिन की ही बात है। तो मेंटरशिप में मैं देखता हूँ, खास करके अपने जो टीचर थे ना, वो देखे उनके, या फिर जो अभी मैं रिसेंटली पिछले 5 साल से जो मैं अपने रिसर्च में था, तो जो हमारे गाइड थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर शिवकुमार राय घटक, डॉक्टर DK गुप्ता। उन्होंने अच्छे टाइम पे दिया मुझे कि कैसे आपको, मीन्स उन्होंने कॉपरेट किया। तो वो भी आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। जैसे किसी चीज में आप फंस रहे हो तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने तुरंत सोल्यूशन बता दिया, एक बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि रिसर्च में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, उन्हें आपको खोजना होता है। तो उसमें तो आपको टाइम लगता ही है, तो थोड़ा सा इसके दौरान आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। यस। तो इस दौरान में आप PhD करने में आप सीखे नहीं, एक पैसेंस आपको आ जाती है कि कैसे आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। सर जैसे कि हम इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईआईटी और ये सब का जो हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स और जो हमको कोर्स एक्चुअली में पढ़ाया जाता है वो अलग होते हैं, या फिर उसमें कुछ भी सिमिलैरिटीज होती है या नहीं होती है? चलिए, अगर हम 12th के सिलेबस को लेकर चलें, क्योंकि IIT पहले तो था कि आप 12th के बाद अटेम्प्ट थे, 5 अटेम्प्ट थे। उसके बाद 2007 में ऐसा रूल आया कि 12th के बाद आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेंगे, टोटल आपको 2 अटेम्प्ट देने हैं, एक 12th के, जब आप 12th में तो, और एक 12th के बाद। और अगर हम देखा जाए तो सिलेबस की अब बात करते हैं, तो 11th 12th का सिलेबस जो है, अगर आप NCERT देखें तो एक प्रॉपर है सिलेबस जो एकदम बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, टॉप लेवल की IIT वगैरह की, या फिर जो JEE वगैरह हैं, तो वो थोड़ा सा आप में कुछ अलग खोजते हैं। वो आपको थोड़ा सा अलग होना चाहिए, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। मीन्स कंसेप्ट में ऐसा नहीं कि आपने, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, आप IIT निकाल लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर का, हल्का सा ऊपर आपको देखना पड़ेगा। और खास करके जब इसी को हम थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो हमें एक एग्जाम देना होता है गेट का। जैसे यस कि सर। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में नेट होता है, और टेक्निकल यस। सब्जेक्ट में गेट होता है। तो वो बेसिकली देखा जाए तो वो आपका 4 साल का जो कोर्स है उसी में आता है। लेकिन जो IIT JEE का है वो थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक है,
और विशेषज्ञ लोगों का अपना अलग होगा बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 11th 12th के बाद जो IIT JEE है वो थोड़ा सा हल्का सा एडवांस है, लेकिन जो गेट है वो आपके 4 साल का कोर्स जो है उसका एक निचोड़ है। तो सर देखा जाए तो टीचर जो हमको पढ़ाएंगे हमारे क्लास में, तो वो बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। और जैसे कि अभी जैसे मैं देखती हूँ, मैंने भी कोचिंग्स की है, तो वहां पे ऐसा होता था कि हाँ हमको फोकस किया जाता था IIT JEE पे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स बोर्ड के पास आते थे तो हम पे उस पे ज्यादा फोकस कराया जाता था कि तुम बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो। तो हमको मतलब IIT JEE की तरफ बोला जाता था, लेकिन उतना भी हमें मेंटरशिप नहीं मिला है उसके तरफ में। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या मतलब अपने तरफ से क्या ऐसा अलग किया जिसके वजह से आप सबसे अलग हुए और आप इसमें क्वालिफाई करने में काबिल रहे? नहीं, आपको अगर आप 11th 12th को लेकर के या फिर उसके आगे की ओर जा रहे हैं इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की ओर, तो आपका ठीक है 11th 12th है, बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं बोला कि वो थोड़ा सा अलग है। आपका थोड़ा सा टारगेट होना चाहिए कि आई हैव टू क्रैक इट, टॉप IIT टॉप NIT में जाने के लिए। वो थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट से हटके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या फिर उसके पैटर्न आए हैं, या फिर आपको वो पैटर्न बेसिकली IIT वगैरह में एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो किस पार्ट को ज्यादा उठा रहे हैं। ये IIT JEE में भी है, प्लस गेट में तो थोड़ा सा कुछ हद तक आपको पता चल जाता है कि इस पार्ट को को वो उठा रहा है। इसमें भी बहुत कम रिपीट करते हैं, लेकिन IIT JEE में तो बिल्कुल रिपीट नहीं करते हैं वो। तो ये दोनों आपको थोड़ा सा पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। बेसिक रखिए आप, अपने बोर्ड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आपको हल्का सा मेहनत करके ऊपर की ओर आना पड़ेगा, सो डैट कि आप अच्छे नंबर ले करके अच्छे मीन्स रैंक ला करके टॉप मोस्ट ऑफ IIT वगैरह में आप जा सकें। सर जैसे कि बच्चे करते हैं कि अगर उनसे हो नहीं पा रहा है उस साल में 11th 12th के प्रेशर के वजह से, बोर्ड के प्रेशर के वजह से, तो वो 1 साल ड्रॉप लेते हैं, 2 साल ड्रॉप लेते हैं आगे के लिए तैयारी करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पे इतना पैसा देने के बाद भी, इतना सब मेहनत करने के बाद भी उनका नहीं निकल पाता है। जबकि वहीं पे रहने वाले कुछ बच्चों का सेम मेंटरशिप सेम मटेरियल के थ्रू ही निकल जाता है। तो उसमें क्या ऐसा डिफरेंस रह जा रहा है या फिर ऐसा क्या कमी रह जा रहा है उस एक पर्टिकुलर बच्चे में जो ये नहीं कर पा रहा है? मैं बात करूं कि सेम जगह से एक बच्चे का वो कंपटीशन निकल रहा है, एक का नहीं निकल रहा है, हमारे मेंटरशिप तो सेम ही है। यस तो सर। हमारे जो मेंटरशिप हैं उनको थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपके पास जो बच्चे हैं वो सब अलग अलग हल्का से लेवल के हैं। मतलब कि कैसे आपको उन पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज किया जाना चाहिए, ये फैकल्टी की तरफ की बात होगी। जब मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, क्योंकि कंपटीशन स्टूडेंट को निकालना है, तो उसे बेसिकली वो वाले पार्ट, क्योंकि जैसे फिजिक्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और स्टार्टिंग में जो हो गया मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो आपको बेसिकली पकड़ना पड़ेगा कि कौन से पार्ट आपके क्वेश्चन लग रहे हैं और कौन से पार्ट आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके लग रहे हैं आप उस पर ज्यादा इंफेसाइज ना करके उस पार्ट को भी पकड़े जिनको कि आप कर सकते हैं। तो अगर इस पार्ट को किया जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। और आपको देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन में बेसिकली जितने लोग दे रहे हैं उसी में से टॉप 5,000 10,000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सारे लोग बना दे रहे हैं, तो वो तो सबके लिए नंबर मिला, तो आपको वो क्वेश्चन बेसिकली और देखना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो और लोगों के रीच में ना हो। आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ना होगा और उसे सोल्व करने की कोशिश करना होगा, और इसके लिए थोड़ा सा, इसके लिए आपको पहले ही वो प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। सर देखा जाए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में हजारों लाखों की मात्रा में बच्चे रहते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे, मतलब जैसे कि अगर मैं वहां पे हूँ, मेरे को किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक टॉपिक में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी वो टीचर के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना इतने सारे बच्चों के बीच में किसी एक पे इतना ध्यान देना और उसको पर्टिकुलरली उतना टाइम प्रोवाइड करना। तो उसके लिए बच्चा क्या करे अगर उसको कोई एक पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आ रही है तो? आजकल के जो कोचिंग वगैरह में है तो मैं देखता हूँ कि स्पेशल डॉट क्लासेज वगैरह हैं। और एक कंसेप्ट मैं देखा हूँ कि IIT वगैरह से ही आया है। IIT वगैरह में जो हमारे प्रोफेसर वगैरह थे, जो IIT के प्रोफेसर थे जो हम लोग को पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक ट्यूटोरियल क्लासेज रखा था। तो वो ट्यूटोरियल क्लासेज में बेसिकली ऐसा होता था कि जो भी आपको थ्योरी पढ़ाया गया है 1 वीक में, उससे क्या आपका न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कंसेप्ट में, स्पेशली वो इम्फेसाइज करते थे न्यूमेरिकल में। तो यही आजकल के जो कोचिंग इस चीज को पकड़े हुए हैं कि जो भी आपके पास कंसेप्ट आए, कि अगर कंसेप्ट में समझ में नहीं आया तो उसके लिए डॉट क्लासेज हैं। इवन कुछ फैकल्टी स्पेशल होते हैं डॉट क्लियर करने के लिए।
तो अगर आप डाउट क्लियर करके उस चीज को अपना लेते हैं, उस चीज को सही कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। या फिर डाउट क्लियर करके पहला चीज तो आप उसको कंसेप्ट समझेंगे, और कोशिश करना है कि बेसिकली मोस्टली देखा जाए तो न्यूमेरिकल बेसिस ही है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम है। तो उससे जैसे ही आपका डाउट क्लियर हो गया, आप उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बना लीजिए। अगर आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, इट मीन्स आपका उसका थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग हो गया है, देन यू आर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल। तो ये वाला पार्ट है मैम। सर मान लेते हैं कि अगर आप एक किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, वो अपने तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके तरफ से क्या बनेगा, या फिर आपको अपने तरफ से ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसके वजह से, वो टीचर तो सबको पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसके वजह से आप बाकियों से बेहतर निकल सके। जहाँ तक मैं अभी 10 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि हमारा काम जो टॉपर है उनके लिए कम, और उन बच्चों के लिए ज्यादा है जो कि ऑन द वर्ज ऑफ टॉपिंग। या तो वो, अगर उन पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया तो वो फेल हो सकते हैं, या प्रॉपर यस। ध्यान दिया गया तो वो अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो टीचर का काम, जहां तक मैंने अभी देखा, टीचर लेक्चर प्रोफेसर का काम होता है उस बच्चों पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करना, अगर ऑन द बेसिस ऑफ की सेमेस्टर निकालना है, या फिर पास करना है, या फिर कहीं आगे निकालना है। जो टॉपर हैं वो थोड़ा सा वो हैं अपने लाइन में बने हुए हैं, वो आप उनको उनको प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो कभी कभी, उनको ये डर होता है कि कहीं मैं जाऊं और मेरे प्रोफेसर ये बोले कि तुम्हें इतना भी नहीं आता है, तुम्हें ऐसा भी नहीं आता है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा उसके साथ ऐसा करना है कि वो ओवरकम करे इस चीज को, वो विदाउट एनी हेजिटेशन आपके पास आए। और अगर किसी चीज का बेसिक चीज भी वो नहीं जान रहा है तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए। और मैंने पिछले ही सेमेस्टर में देखा, कुछ गर्ल्स थी, वो उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा और वो अकेले में आके पूछी। तो मुझे लगा कि जो रियल प्रॉब्लम है, कभी कभी हम लोग भी इस तरह से फेस करते थे, तो रियल प्रॉब्लम क्या है वो मैं समझ गया, और उन्हें बताया कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से पढ़ाई करोगे, डिग्री लोगे, तो आपके डिग्री पे आपका नंबर होगा, आपका नाम होगा, जॉब आपकी लगेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि और बच्चे को ये ना लग जाए कि मैं इतना भी नहीं जानता हूँ। और अगर यस इस तरीके से आप ओवरकम करोगे, तो आप एक दिन अच्छे बच्चों की कैटेगरी में रहोगे और अच्छे नंबर से आप पास करोगे। सर, तो इसके लिए जैसे कि हाँ, हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी उनके अपार्ट फ्रॉम देयर मेंटरशिप हमें और क्या करना चाहिए खुद के लिए, कि हम बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर सके और हम अच्छा ग्रेड ला सके, हम अच्छे नंबरों से पास हो सके। उसके लिए आपको पहला बात तो जो उन्होंने क्लास में बताया प्रोफेसर ने, उसको गो थ्रू करना होगा। दूसरी बात, उससे रिलेटेड खास करके इंजीनियरिंग में देखता हूँ कि आप जरूरी नहीं कि एक बुक को फॉलो कर रहे हैं वो है, आपको रेफरेंस बुक भी चेंज करना होगा। खास करके वो रेफरेंस बुक जो आपके मीन्स प्रोफेसर सजेस्ट कर रहे हैं, और उसके थ्योरी पार्ट अगर आपने देखा, सर की थ्योरी से मिलाया, दोनों आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया, देन यू हैव टू गो फॉर द न्यूमेरिकल। आपको उसके न्यूमेरिकल पे जाना पड़ेगा। अगर आप उसकी कोशिश करना है कि मैं उसके न्यूमेरिकल ही बना लूँ, कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि 100% में 60% थ्योरी देती है, कभी 40% न्यूमेरिकल रहता है। कभी कभी अगर इसको टफ करना हो तो 60% वो न्यूमेरिकल कर देती है, 40% थ्योरी कर देती है। तो आपको ए वाला पार्ट पकड़ना पड़ेगा कि हो सके आपने थ्योरी उसका समझ लिया, ठीक है, हो सके आपने थ्योरी समझ लिया, जरूरी नहीं कि आपकी न्यूमेरिकल बन जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करके न्यूमेरिकल की ओर जा रहे हो, तो ए श्योर एंड सर्टेन है कि मोस्टली कि आपने थ्योरी समझ ही लिया है। तो उसके बाद वो बनाना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हैं। ये तो इस समय तक हो गया कि जब आप यूनिवर्सिटी वाला काम। इसके बाद हमें क्या होता है कि हमें पीएसयू में आना है, गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, या फिर एमएनसी में जाना है। आफ्टर दिस वन, तो आपको क्या करना है कि वो कोई कंपनी है या कोई पीएसयू है, वो इस इस वाले यूनिट से, इस वाले सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन उठा रहे हैं। उन्होंने फिक्स कर रखा है मोस्टली कि मैं इस वाले पार्ट से क्वेश्चन दूंगा, तो उस क्वेश्चन को बनाना है। पिछले साल जो भी क्वेश्चन आया है, मीन्स आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप लगा सको। सर, जैसे कि देखा जाए
तो रूरल एरियाज में बच्चों के पास उतनी फैसिलिटी नहीं रहती है एजुकेशन की, और ना ही उतना पैसा रहता है कि वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा सके, उनका अफोर्ड कर सके पढ़ाई। तो इसमें कैसे, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूशंस ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सब कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, और उनका खुद का पढ़ना, उनका सेल्फ स्टडी जो वो लोग करते हैं, वो सब कैसे उनको बेनिफिट दे सकता है उनके आगे के फ्यूचर के लिए। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन जो भी आया है इसमें से अगर सबसे ज़्यादा फायदा को उठा सकते हैं तो वो बच्चे जो कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जैसे कि कोटा में या फिर दिल्ली में मुखर्जी नगर जो कि आईएएस के लिए है, कटवरिया सराय जो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। तो इन जगहों पे नहीं पहुंच करके वो अपने जगह पे रह करके सोशल मीडिया का प्रॉपर तरीके से यूज करके आप जैसे कि और भी कोचिंग है, जैसे आप लोग जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं उनके तरीके से ले करके वो प्रॉपर स्टडी मटेरियल ले करके और ऑनलाइन क्लास करके वो उस चीज का प्रॉपर तरीके से क्योंकि उनके पास जो है माइंड तो वही है, लेकिन ड्यू टू सम Yes. बैरियर वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया ने या फिर जो भी क्लासेज हैं या फिर जो आप लोग प्रोवाइड करा रहे हो उनके थ्रू उनके पास वो चीज पहुंच जा रहा है जो उनको दिल्ली में मिलता था वो उनके गांव में, उनके छोटे कस्बों में, उनके छोटे शहरों में मिल जा रहा है। तो अगर वहां पे भी लोग प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो तो वो रिजल्ट को आ सकते हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैं बताता हूँ कि बिहार में गया में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है मानपुर, पटवा टोली करके, Yes. जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं बहुत हाई फाई वो सिटी है, लेकिन वहां पे आज भी, और ये बिल्कुल मैं 20 साल पहले का पैटर्न बता रहा हूँ, कि हर साल 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे आईआईटी निकाल रहे हैं और उससे अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। मतलब वहाँ के लोग फॉरेन में भी बहुत सारे हो गए हैं। या फिर और भी आप जैसे देख सकते हैं, इसके अलावा भी सिविल सर्विसेज में भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का लेकर के हेल्प वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो मेंटरशिप मिलनी चाहिए थी वो उनको उनके अपने मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनके पास पहुंच जा रही है। बाकी उनके अंदर लेबर ऑलरेडी लेबोरियस हैं वो, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, अगर आपसे पूछें कि बीटेक की तरफ कोई गाइडेंस, कि हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, कैसे एग्जाम्स में परफॉर्म कर सके, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए जिसके वजह से हम बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर मैं स्पेशली बैचलर इन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे आपके 11 12 में साइंस होते हैं, आपका उसका कंसेप्ट बेसिक ठीक है। तो उसके बाद आप फर्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ तो उसमें बेसिकली आपको वही पेपर होते हैं जो मोस्टली 11 12 का थोड़ा सा अपर पार्ट है, थोड़ा सा मैथ है, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 है, अलग अलग सेमेस्टर में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। इसके साथ इंजीनियरिंग का जो बेसिक पार्ट होता है, जैसे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब पार्ट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऐसा ऐसा पार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। तो ये वो पार्ट होते हैं जिसको कि आपने 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा है। ये तो आपका फर्स्ट ईयर की बात होगी। इसके बाद थोड़ा सा आपके लिए वो नया एक माहौल आता है। जैसे सपोज मेरी जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक हुई है, तो अगर आपने आपको इलेक्ट्रिकल मिला है तो आपको जो इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्टेड हैं, जैसे मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, तो एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें भी सबसे स्टार्टिंग में जैसे कि इलेक्ट्रिकल की एबीसीडी होती है, नेटवर्क, नेटवर्क एनालिसिस। तो उसमें आपको आपको वो सब्जेक्ट थोड़ा सा पकड़ना है जो बिल्कुल बेसिक पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। आप उसको अगर पकड़ लेते हैं तो वो आपका एक बेस होता है अगले सेमेस्टर के लिए। तो अगर वो आप बनाते हुए क्लियर करते जाते हैं, आपको बेसिक टारगेट क्या करना है कि क्वेश्चन हमें लगाते जाना है। कंसेप्ट अगर आप समझ गए, कंसेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके न्यूमेरिकल लगाइए। साथ में आपके एक और एडवांटेज क्या है, जैसे कि अच्छे जो भी प्रोफेसर वगैरह हैं उनके साथ आप मिल के उस चीज का प्रैक्टिकल भी तो इंजीनियरिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट थिंग है। आप लैब में जाइए, लैब में देखिए कि बेसिकली अगर जो भी केसीएल हो रहा है वो किस तरह से, जैसे कि एक मैं बताता हूँ थायरिस्टर की बात। वो थायरिस्टर का मैंने ग्राफ लिया, या ओम्स ला, वो ओम्स ला आया कैसे है, वो उसको आप लैब में परफॉर्म कीजिए, तो वो गारंटीड है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल रखा जाता है। और प्रैक्टिकल में आप जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, डेट इज द मैंडेटरी, ताकि इन फ्यूचर आपको उस चीज में प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिक की बातें हो गई। फिर जैसे जैसे आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट में सेमेस्टर में आते जाते हैं
तो आपको कोशिश करना है, या फिर स्टार्टिंग में ही फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में काम करना है। ये तो आपके उस ज्ञान की बातें हो गई कि जो कि आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद आप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही, क्योंकि इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपको किसी इंडस्ट्री में काम करने जाना है, किसी एमएनसी में जाना है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आपको कैसे दूसरे से काम के लिए बोलना है। जैसे सपोज आप गई हैं, आप 100, आपके अंदर 100 एम्प्लॉय हैं, या फिर 100 आपसे जूनियर हैं, तो कैसे उनको बोलना है कि कैसे आप अपने पे आपको उनको ऑर्डर भी देना है, साथ में काम भी निकलवाना है, जी। और कैसे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए आप कोशिश करते रहना है, क्योंकि इसके पहले ही आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना होता है। और इंटरव्यू में, जैसे कि मेरी जो इंटरव्यू हुई थी बीपीएससी की, तो 7 लोगों का पैनल था, और ऑल पर्सन वी आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर ऑन फील्ड। तो और वो एक सीनियर एज के होते हैं, मतलब कि आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो वहां पे जो भी आप बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक अच्छी जगह पे भेज रहे हैं। वो स्टार्टिंग चीज है। अगर जैसे उनको ये लग गया कि ये ब्लफिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो वो अपने आप को, अपनी इंडस्ट्री में आपको लेना नहीं चाहेंगे, वो आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हमें कोशिश, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, जो कि मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, मैंने बात भी रखा है कि ये चीज स्टार्ट करना। सर अगर कंसिडर करते हैं कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो आपका टीचिंग, आपका मेंटरशिप, आप जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हर एक बच्चे के लिए सेम होगा। लेकिन कोई उसमें एकदम उभर के बाहर आएगा और कोई पीछा रह जाएगा। तो उस बच्चे को ऐसा क्या, उसमें अपने अंदर ऐसा क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ पाए? या उसको क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं? क्या उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है जिसमें वो अच्छे से पढ़ सके? या फिर उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है? या फिर उसका इंटरेस्ट कहीं और हो इसके वजह से? तो इसमें क्या कह सकते हैं, उस बच्चे को ऐसा क्या करना चाहिए? जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें जो आपने कारण बताए, उसमें कोई भी कारण हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल, हम्म। और भी तीन चार हम्म। पॉसिबल कारण हो सकते हैं। हम्म। लेकिन एक मेंटर को, एक प्रोफेसर को ये ध्यान देना होगा कि कैसे इन सब कारण से इसे उबर के सामने आना है, और उसे अपना बेस्ट देना है। तो अगर जैसे ही लग जाए कि सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्रोफेसर को उनसे पर्सनली बात भी करनी चाहिए कि आप आइए और क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे प्रॉब्लम बताइए। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों के बारे में जानना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है। और अभी क्या होता है, बच्चों में क्या होता है कि थोड़ी सी खुशी हो गई तो वो कुछ ज्यादा खुश हो गए, और थोड़ी सी दुखी में हो गई तो वो डिप्रेशन में चले गए। तो हमें यस। कोशिश करना है कि उन्हें इस वाले ट्रांजिएंट पीरियड से बचा के रखें। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका माइंड इंजीनियरिंग के चीजों को नहीं समझ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसे प्रॉपर गाइडेंस उसे दिया जाए, उसका प्रैक्टिकल वे दिखाया जाए, उसके क्या एडवांटेज है, ये सब चीज। और कोशिश करना होगा कि जैसे सपोज उन्होंने बोला कि यस सर मुझे समझ में आ गया, या फिर मुझे आ गया, तो उसे एक मौका देना चाहिए कि आप इस बात को, जो भी आप समझे हो, आप कोशिश करो कि इस पूरे क्लास को समझाओ, हम्म। कोशिश करो। हम्म। हो सके आज वो आपके क्लास जो 6 मंथ का सेमेस्टर होने वाला है, पहले मंथ में ना बोल पा रहा हो, दूसरे मंथ में ना बोल पा रहा हो, लेकिन जहां तक मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा कि वो लास्ट मंथ तक बोलने लग जाता है। और उन दिन उन बच्चों को पता चलता है कि मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है। तो जो पहले उसे अपनी कमी लग रही थी, वो उसे सुधार के और आगे आ सकता है। और हमें खास करके जो भी हमारे साथ के प्रोफेसर हैं, मेंटोर हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेसर से सीखा है कि आप उन बच्चों को प्रॉपर तरीके से टाइम दीजिए और उन्हें मोटिवेट कीजिए। क्योंकि मेरा काम होता है कि हम उनमें कुछ ऐसा चीज खोजते हैं जो हो सके हमारे अंदर कमी रह गई होगी, वो हम नहीं चाहते हैं हम्म। कि वो उन बच्चों में रहे। दैट इज द फर्स्ट मीन्स वर्क ऑफ एनी ऑफ द प्रोफेसर टीचर। हमें उसमें निगेटिव नहीं खोजना है। अगर उसके निगेटिव है तो हमारा काम है उस निगेटिव को हटाना, और उसके अंदर जो पॉजिटिव चीज है या फिर उसमें पॉजिटिविटी लाना। सर इसमें एक स्टूडेंट का पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, और कितना इफेक्ट करता है एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक बुरा एनवायरनमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर? इसमें आप थोड़ा अगर हमें कुछ बता सके तो। हाँ, इन्वायरमेंट में जैसे सपोज आपने प्रॉपर तरीके से
एक टीम है, आप इसके साथ कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कभी ऐसा हुआ कि 5 यूनिट है और बच्चे सारे बच्चे मीन्स आपका 5 बच्चों का ग्रुप है, अगर अच्छे ग्रुप हैं तो वो हो सके एक एक टॉपिक शेयर कर लेंगे कि हम लोग ये पढ़ लेंगे और इसके बाद आपको पढ़ा लेंगे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है जो कि आपको निगेटिव चीजों की ओर ले जा रहा है, टाइम वेस्टिंग की ओर चीज की ओर ले जा रहा है, कुछ ऐसे चीज की ओर ले जा रहा है जो कि आपको मीन्स प्रॉपर रास्ते से दूर लेके जा रहा है, कोई भी ऐसा चीज की ओर लेके जा रहा है, तो आपको कोशिश करना है, क्योंकि आपको कोशिश करना है कि उस रास्ते पे ना जाए, क्योंकि ये जो आपका टाइम है प्रीसियस है। ये 4 साल कभी कभी लोगों को लगता है कि ये 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए है या फिर टेक्निकल चीज सीखने के लिए है, लेकिन जो मैंने अपना एक्सपीरियंस दिए लगा है मुझे, ये 4 साल बेसिकली होता है कि आगे के जो लाइफ है आपके बीटेक के बाद, वो आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे या अपने आप को आप कहाँ पे देखते हो, उसकी तैयारी पिछले 4 सालों से हो रही है। ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद जाना है। आज आप अगर आप 9 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि कल आप 6 बजे उठ जाओगे। जहां तक मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा है, आपको एक कंटिन्यूअस एवेल्युएशन है, आप इसको चेंज करते 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 एक टाइम लगता है, क्योंकि आप जैसे ही कहीं पे जाओगे इंडस्ट्री में, उनकी टाइम फिक्स है। वो कम से कम तो आपको 8 या 9 घंटे तो रखेंगे ही। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आने जाने में आपको टाइम लगेगा ही। तो अगर आप 9 घंटे का काम है तो वो हो सके 10 घंटे या 10.5 घंटे का आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है। हम्म। अगर अभी आपने ये चीज नहीं सीखा है तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप भी पहले हॉस्टल में पढ़े, तो देखा जाए कि हम्म। हॉस्टल्स में साथ में रहना, तो उसमें हम अच्छी संगति में भी जा सकते हैं, उसमें हम बुरी संगति में भी जा सकते हैं। तो हम खुद को कैसे रोकें कि हम किसी बुरे रास्ते पे ना जाए, और फिर उसके बाद हम खुद में ऐसा क्या बदलाव लाए जिसके वजह से हम अच्छे रह सके। तो इसके लिए कभी कभी क्या होते हैं बच्चे की, आजकल मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा वो, क्योंकि मोस्टली तो घर से दूर ही रह रहे हैं आज, जैसे बाहर जो बच्चे जो भी रह रहे हैं, तो बीच बीच में आप पेरेंट्स से अपने जो प्रॉब्लम है, जो सही बात है वो बताते रहिए। या फिर प्रोफेसर्स अगर जो आपके साथ के हैं, उनको कम से कम, अगर आपको ऐसा, क्योंकि अभी बीच में ही मेरे साथ 3-4 ऐसे बच्चों का बात हुआ, जो कि वो बात हो सके अपने माँ माँ पिता को भी नहीं बता सकते हैं, अपने दोस्तों को नहीं बता सकते हैं, जिन्होंने आके शेयर किया मुझसे। शायद मेरे अंदर कुछ उनको एक पॉजिटिविटी नजर आई होगी, तो यस मैंने सर। उनको सजेस्ट किया उसके हिसाब से कि ताकि आप कोशिश कीजिए कि आप उन गलत रास्तों पे ना जाएं, या फिर जो आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है उसमें ना जाएं। और जैसे ही आपको लग गया कि हमारी जो दोस्ती है अच्छे ग्रुप की नहीं है, तो आप कोशिश कर लीजिए कि मैं उस ग्रुप से जल्दी ही निकल जाऊं। सर आजकल जैसा देखा जाए तो लगता है मतलब जैसे कि इंडस्ट्री जितनी आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम्म। देखा जाए तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस रोबोटिक्स बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो क्या वो हमारे जॉब्स पे और कोडर्स के लिए वो हानिकारक हो सकता है? क्या उन पे कुछ असर पड़ेगा वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? एआई का इम्पैक्ट तो होगा ही, ऐसा नहीं कि एआई कुछ नहीं होगा। एआई का इम्पैक्ट होगा, लेकिन जैसे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ रिसर्च वगैरह फील्ड में, या फिर हमें बेसिक, ऐसा नहीं कि हम बेसिक वो छोड़ देंगे। एआई का इम्पैक्ट है, हल्का फुल्का तो होगा ही, क्योंकि लेकिन इसका बात ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ जॉब चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब बहुत पहले अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर आया था, तो लोग बोले थे कि आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, लेकिन कंप्यूटर ने तो बहुत सारे जॉब भी तो दिए। आज यस। इतने सारे लोगों के हाथ में कंप्यूटर, वो उसके कारण तो लाखों लोग लगे हुए हैं जॉब में। एआई आएगा, एआई अपने साथ बहुत सारी ले करके आएगी, हम्म। और उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बेसिक्स के, आपके प्रोफेसर के, या फिर इस फील्ड को या कोडर को वो ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। हो सके उससे और नए नए चीज आए, और वो आपको एक पॉजिटिव चीज भी दे। हम्म। सर फ्यूचर स्टडीज जो है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं एकदम नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो रही है। तो आपका इसमें क्या सोचना है फ्यूचर स्टडीज के पर्सपेक्टिव में, कि आगे की पढ़ाई हमारी किस तरीके से बदलेगी? हमें खुद के लिए ऐसा कितना हमें खुद को टाइम देना होगा सेल्फ स्टडी के लिए, और हम कैसे खुद को पोर्ट्रे कर सकते हैं इस फ्यूचर के हिसाब से? जैसे ही हम बात करते हैं कि आ, खास करके इंजीनियरिंग में, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये इंजीनियरिंग से बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड है। अभी मैं यस सर। जब रिसर्च में था, अभी जैसे मैं रिसर्च में था, तो उसमें आपको वही चीज करनी है जो कि बेसिकली अभी तक हुई नहीं है मोस्टली।
यू हैव टू गिव नोवेल्टी, आपको दो नोवेल्टी देना होता है। एक पीडी का आपका थीसिस सबमिट करने के पहले, सिनॉप्सिस के पहले दो आपको न्यू चीज देनी होती है। जैसे ही आप दो न्यू चीज देने की बात करते हैं, तो मतलब कि आपने वो चीज खोजना है जो कि अवेलेबल नहीं है, हम्म। दैट इज नॉट अवेलेबल इन बुक्स, उसको आप रिसर्च से खोजना है। या फिर साथ में पहली चीज तो दूसरी चीज ये हुई कि जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमारे पास जो बिजली आ रही थी, कोयला जलने से आ रहा था, कोयला खत्म हो रही है, तो हम लोग सोलर की ओर जा रहे हैं, सोलर पीवी की ओर जा रहे हैं, विंड की ओर जा रहे हैं, और भी बहुत सारे चीज, क्योंकि मैंने इन सबों पे काम किया है। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि हमारा पॉल्यूशन इसके कारण हो रहा था, तो हम ऐसा चीज कर रहे हैं जिसमें पॉल्यूशन ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खास करके अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, तो आपको टाइम के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हम्म। इसलिए रिसर्च में आने का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये लगा कि जैसे कोई कंट्रोलर है, अब मुझे एक नया कंट्रोलर डिजाइन करना है, तो वो जो नया कंट्रोल होगा, पहले ऐसा नहीं कि पहले वाला कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो नया वाला आ गया, वो थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। हम्म। तो इसीलिए आप देखिएगा आईआईटीज में या टॉप यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक कोर्स से चलाया जाता है, या फिर सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, तो जो या कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, तो जब भी मैं अपने प्रोफेसर लोग से बात करता था, तो बताते थे कॉन्फ्रेंस होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि आपको 2 दिन में एक ही प्लेस पे 30-40 30-40 एरिया के एक्सपर्ट एक जगह मिलेंगे। तो जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप प्रॉपर तरीके से एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर, आप उसको प्रॉपर तरीके से रखें और उस चीज को उनके पास रखें। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले विजय विजय खाडिकर करके, वो अबू धाबी से आए हुए थे, उनसे मिला। आईटी भुवनेश्वर से प्रोफेसर थे, और फिर आईटी दिल्ली से एक बीके पानीग्राही सर थे। इन लोगों से मिला, और उन्होंने मीन्स बताया कि टेक्नोलॉजी में और क्या क्या चेंज हो रहा है, और और वो ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या क्या चेंज होगा। तो ये सब चीजें जो होती है कि आपको अपने आप अपडेट रखना है। हम अपने थ्योरी पार्ट से ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट, और उससे भी ज्यादा जो अभी यूज करना है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे यूज करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस पे यूज करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैटलैब का। आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, मैटलैब में अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे जा रहे हैं। जो रिजल्ट लाने में आप इस तरह से ला रहे हैं, मैटलैब आपको बहुत आगे लेके जाएगी। सर, तो आपके हिसाब से कि हमको बुक में जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, तो मुझे जो प्रोसेसर पहले से थे उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। हम्म। अभी के न्यू हम्म। इन्वेंशंस के बारे में बुक्स में हमें नहीं बोला जाएगा, ना ही हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो रहेगा। तो बेसिकली बच्चे पढ़ते हैं तो एग्जाम के ही लिए पढ़ते हैं कि हमको एग्जाम में हम्म। अच्छा स्कोर करना है। तो टीचर भी उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। तो आप अपना पर्सपेक्टिव इसमें दीजिए कि कैसे एक सेल्फ स्टडी, यानी कि खुद को अपग्रेड करना, कैसे टीचर और बच्चों दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडस्ट्री अब इतनी आगे बढ़ रही है, तो अगर हम वही पीछे की तरफ ही रह जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा चीजें को छोड़ देंगे, मतलब हमसे बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। तो कैसे एक सेल्फ स्टडी दोनों के लिए मैटर करती है, टीचर के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट से ज्यादा एक एक फैकल्टी को, प्रोफेसर्स को वो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको क्लास में प्रॉपर पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना होता है। आप सही में जो अभी आप पढ़ा रहे हैं, वो बेसिकली उस पे काम हुआ था 10 साल पहले, 15 साल पहले। वो बिग बुक लिखी गई थी 20 साल पहले। आप इस तरह के पैटर्न को एक देखेंगे, मैं बताता हूँ जो मैंने एक इस तरह से पैटर्न को देखा है, कि जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, इस तरह से बनाया हुआ है। जो जो चीज आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने इंजीनियर के, वो बेसिकली 11th-12th का चीज है। जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली कोर सब्जेक्ट है। अब जो फाइनल ईयर में ठीक पढ़ रहे हैं, उसमें मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको रिसर्च की ओर लेके जाते हैं, एमटेक की ओर लेके जाते हैं। है। आ- वो बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन वाला वर्क है। और साथ में वो है कि अभी आप यहाँ से काम करके निकले, आप इंडस्ट्री में जाएंगे। इंडस्ट्री पीछे नहीं चल रही है, हो सके आपका किताब 10 साल पीछे वाला है, लेकिन इंडस्ट्री वो जो है, उनका अपना एक R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, और वो उस पे काम करते रहती है कि कैसे नया आया जाए। जैसे सिंपल सिंपल जैसे ईवी आ गया,
हो सके ईवी की उतना डिटेल में कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया गया हो, लेकिन हमारे पास ईवी है, मतलब इंडस्ट्री ने उस पर काम किया है। तो इंडस्ट्री की टीम ऑलरेडी है, सोलर पीवी के बारे में बेसिक है, लेकिन अभी आप देखेंगे इंडस्ट्री उस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। एक अभी रिसेंट में ही मैंने देखा है कि इस तरह के घर में लगा सकते हैं कि जो सोलर से जो भी आपने जनरेट किया पावर, और जो आप यूटिलाइज कर रहे हो पावर, जिस अगर आपने जो यूटिलाइज कर रहे हो उसका वैल्यू ज्यादा है, तो आपको बिल निगेटिव में आएगी। हम्म। जो हो सके ये सब किताबों में भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो फाइनल ईयर की चीजें हैं दैट इज रिलेटेड विद द रिसर्च। तो बच्चों के माइंडसेट में होना चाहिए कि आपको रिसर्च की ओर, या फिर जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, या फिर आपको बाद में कैसे जाके इंडस्ट्री में काम करना है। इंडस्ट्री में पूछते हैं कि इसका अभी का इम्पैक्ट क्या है, अभी इससे हम्म। रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है। क्योंकि इंडस्ट्री अगर पीछे रहेगी, तो अगर जो आपने फोर व्हीलर बनाया, एक और कंपनी फोर व्हीलर बना रही है, तो आपके फोर व्हीलर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो एक डब्बा की तरह काम करेगा। और दूसरे वाले, जैसे आप सिंपल से एग्जाम देख लो, मोबाइल का देख लो, अभी मोबाइल यस में सर। इतने सारे फीचर्स आ रहे हैं। नोकिया जो फिनलैंड की कंपनी थी, अभी वो बहुत पीछे चली गई है। हाँ। और जिन्होंने अपना अपडेट किया, वो अब देखिए कहाँ पे आ गए हैं। और उसमें इस तरह से आप ग्रोसरी में भी देख लेते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री में अप टू डेट हो रहा है, तो उसका आप पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ इंडस्ट्री अपना जर्नल निकालती है, तो उसके वीकली जर्नल देखिए या मंथली जर्नल देखिए। क्योंकि जब मैं रिसर्च फील्ड में कंटिन्यू रहा हूँ, तो मैं ये सब चीज देखते रहता था। और वो भी जब भी आप रिसर्च में जाएं, बच्चे आजकल मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा रिसर्च की ओर जाने में कतरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना होता है। आजकल एमटेक में अच्छी खासी फेलोशिप है, और पीएचडी में तो और भी फेलोशिप बहुत अच्छी है, हैंडसम फेलोशिप है। आप वहाँ पे जा करके आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे काम करके डायरेक्ट इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपके नाम पे पेपर पब्लिश हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं। आप उसके आगे की रिसर्च के लिए फॉरेन भी जा सकते हैं। यस। तो मैं इनका एक जिस्ट यही निकालना चाहूंगा कि अप टू डेट होने के लिए स्टूडेंट को क्या, फैकल्टी को भी मीन्स सेम प्रोफेशन में आगे रहना है। और हो सके फैकल्टी अगर मेहनत करे, तो क्योंकि मैं देखता हूँ कि 70-70 साल के जो लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोफेसर या फिर जो यंग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो 70 मोर देन 75 हैं, 80s हैं, वो भी अभी काम कर रहे हैं, उनके पेपर पब्लिश हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं डॉक्टर डीपी कोठारी, उनके आप देखिए उनके जनरल आ रहे हैं, उनके पेपर पब्लिश आ रहे हैं। अभी आईआईटी में जो प्रोफेसर हैं एसएनसी, इनके पेपर आते रहते हैं। मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ काम किया, उसको किसी कंपनी ने ले लिया, और ये इसीलिए लोग इनका प्रोजेक्ट, खास करके आईटी वगैरह में देखते हैं, तो इनका प्रोजेक्ट हैवी प्रोजेक्ट होता है। गवर्नमेंट इनको फंड करती है, एसीआरबी फंड करती है, डीएसटी इनको फंड करती है। तो प्रोफेसर के लिए अप टू डेट होना बहुत जरूरी है। सर, कैन यू प्लीज गाइड कि एक काम इन्वायरमेंट कैसे एक बच्चे के वर्क के लिए और उसके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसका एक शांत इन्वायरमेंट में पढ़ना और खुद को और पढ़ाई को समय देना कैसे उसके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो आपको पॉजिटिव चीजें आते रहेंगी। आपके आसपास के अच्छे लोग हैं तो आपको मोटिवेट करेंगे। और इन्वायरमेंट और अच्छा है तो जो चीज आपको रिजल्ट आने में कहीं से 3 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, हो सके पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहने पे वो चीज जल्दी हो जाए। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसमें एक आपको पॉजिटिविटी है, और ऐसे बैड एलिमेंट आपके पास नहीं है। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है अच्छे रिजल्ट होने के लिए। सर, व्हाट डू यू थिंक जो हमारा विजन है एक इकोसिस्टम पढ़ाई के और एक सेल्फ स्टडी के ऊपर हमारा जो विजन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जो आप इकोसिस्टम डिजाइन कर रही हैं, तो उसका जो बेसिक चीज मैं बोलता हूँ कि जहाँ कभी भी आप लाइफ में किसी भी चीज में, जरूरी नहीं पढ़ाई में, किसी भी चीज में अगर आप फंसते हैं, अगर आपने उसका बेसिक पकड़ लिया, तो आप उसको जस्ट गेट रीड ऑफ हो जाएंगे, उसे छुटकारा पा लेंगे। तो ये जो आपने बताया सेल्फ स्टडी पार्ट, ये हमारा बेसिक्स है। आजकल लोग इसी पार्ट को छोड़ के ऑनलाइन लेक्चर, तो ए पीपीटी, तो डिफरेंट थिंग्स कर रहे हैं। और मूल मंत्र है, जैसे कि इवन आप आईआईटी क्या,
इससे भी आप आईएएम की बात कर सकते हैं या फिर यूपी सिविल सर्विसेज की बात कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर जगह से एक प्रॉपर सीट पे आप बैठे हुए हैं और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द मीन्स की ऑफ द सक्सेस। यस सर। तो आपने जो सेल्फ स्टडी की बात की है वो आपको की ऑफ सक्सेस है, उसमें आप पढ़ रहे हैं। तो आप एनालाइज कर लेते हैं अपने आप को कि शायद मैं यहाँ पे गलत है, या फिर क्लास में ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसके एक लाइन पहले वाला ये चीज था। तो सेल्फ स्टडी जो होता है आपको मीन्स बहुत आगे लेके जाता है। वो मीन्स की है आपको सक्सेस का। और लोगों को ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से करें। हो सके आप नोट से करें, आप डिफरेंट बुक से करें। मैं तो चाहूंगा कि आप डिफरेंट बुक से करें, नोट्स की ओर ना जा करके डिफरेंट बुक की ओर जाइए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि डिफरेंट बुक आपको बहुत सारी चीजें देती हैं, वो सोचने पे आपको मजबूर करते हैं। और उसके बाद आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप जल्दी ही उस चीज को आप मीन्स जो आपका सक्सेस है उसको आप प्रॉपर तरीके से पा सकते हैं और अच्छे टाइम में पा सकते हैं। थैंक यू सर, आपका गाइडेंस जो भी आपने हमें बताया सेल्फ स्टडी के बारे में और फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एक इकोसिस्टम के बारे में, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर वंस अगेन आई एम थैंकिंग यू फॉर दो कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो मेरे से रिलेटेड थे वो मैं मुझे बताने का मौका मिला। और अच्छा लगता है कि कहीं कहीं जो मैंने गलतियां की या फिर जो मेरे साथ अच्छा रहे वो भी मैं बताऊं लोगों को, ताकि वो बच्चे जो शायद वो गलतियां ना करें और जो अच्छाई की है मैंने उस चीज को वो इम्प्लीमेंट करे, तो वो यस उनके सर। लिए। थैंक यू थैंक सर। यू मैम।